चले करें शुरू। हाँ जी, आ जाइए। सब लोगों का स्वागत है हमारे गीता स्कूल के चैनल पर। एक नए चैप्टर के साथ, एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हैं। वीडियो आप तक पहुंचते रहे इसके लिए हमारे चैनल को क्या करना है, आपको लाइक और सब्सक्राइब, ताकि हमारा साथ बना रहे। आई होप आप सब लोग पढ़ रहे होंगे और पढ़ते वक्त अपनी किताबें लेकर ज़रूर बैठें, ताकि जो भी चीज़ आपको ज़रूरी लगे आप उसे नोट डाउन कर सकें, साथ के साथ अपने नोट बना सकें, अपनी तैयारी कर सके आप। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 13 आरोप भाग 2 की कक्षा 12 का जो 13वां चैप्टर है, फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक हैं और इस चैप्टर का नाम है पहलवान की ढोलक। चले बात करते हैं इसके बारे में। तो आज हम इनका लेखक परिचय पढ़ेंगे और जैसे कि परंपरा है लेखक परिचय पढ़ने में, तो शुरू कहाँ से करते हैं हम, जन्म से। ठीक है, तो इनका जन्म 4 मार्च सन 1921 औराही हिंगना, जिला पूर्णिया, इस पूर्णिया जिले को अब कहा जाता है अररिया, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार में हुआ था। ठीक है, तो जन्म कब हुआ है, 4 मार्च 1921। ठीक है, औराही हिंगना, जिला पूर्णिया, जो पहले पूर्णिया कहा जाता था, पर अररिया कहा जाता है बिहार में। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो मैला आंचल सबसे फेमस उपन्यास है इनका। मैला आंचल, पढ़ती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, इनके उपन्यास है। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, ये इनके कहानी संग्रह है। ऋण जल, धनजन, वल तुलसी की गंध, शुद्ध अशुद्ध पूर्व, ये इनके संस्मरण है। नेपाली क्रांति की कथा, ये इनके रिपोर्ट ताज है। तथा रेणु रचनावली, ये 5 खंडों में इन्होंने लिखी है। इनका जो निधन हुआ है 11 अप्रैल सन 1977 को पटना में हो गया है। और कितने साल के थे ये, 56 साल की, 56 की उम्र में इनका निधन हो गया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ इन्होंने गद्य में ही रचनाएं की हैं। अब इनका जो आप एक लाइन और जोड़ सकते हो, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है ना, जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पे ही हुई, इनकी प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है ना, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर, यानी जो बिहार था वो वहां गांव में, घर में ही हुई इनकी प्रारंभिक शिक्षा। और इन्होंने क्या किया, राजनीति में, स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले लिया। तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भी अगर स्पेशली बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने। ठीक है, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी थी और ये राजनीति से जुड़े। ठीक है, याद रखिए। तो इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और फिर ये राजनीति से जुड़ गए थे। नेक्स्ट, अब चूंकि परंपरा है, जो लेखक या कवि आया है उसकी कुछ लाइनें हम पढ़ते हैं। कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सिरजनहार यानी सृजनकर्ता या पैदा करने वाले के बंधे बनाए नियम, कानून, नीति अथवा फॉर्मूले को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। एक तरीके से आक्रोश है, विद्रोह की भावना है, विद्रोह के स्वर है यहाँ पर। ठीक है, कि जिन्होंने पैदा किया है उनको पैदा होते क्या करते थे, वो तोड़ देते हैं। नियमों, किसी नियमों में बंध के नहीं सकते, अपने ही नियम बनाते हैं, अपने ही अनुसार अपनी जिंदगी जीते हैं। यहाँ ऐसे लोगों की बात की गई है। तो हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में ये प्रतिष्ठित है। मोस्ट ऑफ, आंचलिक उपन्यासकार का मतलब है अपने अंचल, अपने क्षेत्र विशेष की विशेषताओं का वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। अपने आसपास के इलाकों में इन्होंने जो भी चीजें देखी उनका एज इट इज इन्होंने वर्णन किया, इसलिए आंचलिक उपन्यासकार कहे जाते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि गांव या शहर की नहीं, इन्होंने जो अपने बिहार की जो जनजाति थी, बिहार की जो चीजें थी, बिहार की जो विशेषताएं थी, उनके ऊपर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। ठीक है, ये कथाकार भी है। इनका जीवन उतार चढ़ावों से भरा हुआ है, संघर्षों से भरा हुआ है। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में इन्होंने सक्रिय भागीदारी की। जो मैंने आपको बताया, स्वतंत्रता संग्राम, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने, राजनीति में सक्रिय हो गए, पढ़ाई भी छोड़ दी थी। उनकी यह भागीदारी एक और देश के निर्माण में सक्रिय रही। ठीक है, देश के लिए काम कर रहे थे और दूसरों रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में, क्योंकि शुरू से इन लाइनों से भी लग रहा है विद्रोही स्वर है। ठीक है, तो किसी चीज पर अपनी बात रखना बिल्कुल भी, उसमें ये क्या करते थे, हिचकते नहीं थे। एक और तो जहां अपने देश को ये सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं इन्होंने रचनात्मक साहित्य में भी अपना स्वर मुखरित किया। ठीक है, सन 1954 में इनका बहुचर्चित उपन्यास आया
आंचलिक उपन्यास आया मैला आंचल आजादी के बाद, ठीक है, आजादी के 7 साल बाद इनका मैला आंचल प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श यानी उन पर चिंतन क्या हुआ, मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहां के लोक जीवन को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। अब तक लोग क्या थे, शहरी उसकी ओर लिखते थे, क्यों, क्योंकि देश आजाद हुआ था तो फोकस किस पे था, शहरों पे, गांव पे इतना फोकस नहीं था, ठीक है। तो लोग किसकी समस्याओं के बारे में सोच रहे थे, शहरों की, लोगों की, नगरों की समस्याओं के बारे में, और उद्योगों को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को क्या सुविधा दी जाए, किस तरह से उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए, कैसे पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। तो सब कुछ मोस्ट ऑफ किस पर बेस्ड था, शहरों पर। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने गांव के जीवन को अपनी रचनाओं में स्थान दिया, जिसके कारण क्या हुआ, एक ऐसी उस विधा का प्रारंभ हुआ, एक ऐसी विचारधारा का आगमन हुआ जिसने अंचल यानी गांव की ओर लोगों का रुख मोड़ दिया। लोकगीत, लोक संस्कृति, लोक कला, लोक भाषा, लोक नायक, इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल यानी क्षेत्र, उस गांव को ही नायक बना दिया। यहाँ गांव ही अपने आप में, गांव का परिवेश इन्होंने इतना मुखरित किया कि वो ही अपने आप में नायक लगता है, ठीक है। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे यानी भाई गांव कैसे होंगे, गांव तो ठीक है कच्चे ही हैं, घर कच्चे होते थे। अनगढ़ यानी वहां पर विकास नहीं, अनगढ़ रूप में ही सामने आता है, इसलिए उनका यह अंचल एक तरफ शस्य श्यामल है, हरा भरा है, तो दूसरी तरफ धूल से भरा हुआ है। एक तरफ तो हरियाली है उसमें, ठीक है, अब उसमें लोक कला, लोक संस्कृति से तो वो बहुत ज्यादा प्रचुर है, लेकिन वहीं पर क्या हुआ, धूल भरा और मैला भी है, क्योंकि वहां प्रकृति के वो नहीं है, वहां पर अंधविश्वास भरे पड़े। स्वातंत्र्योत्तर भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, जैसे मैंने बताया, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं में अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा। उनकी रचना इस अवधारणा को भी पुष्ट करती है कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है, यानी कि नगरों की जो विकास है वो गांवों को लेकर ही पूरा हो सकता है, ठीक है ना। आप गांवों को छोड़कर शहरों का विकास नहीं कर सकते। एक भाषा तभी समृद्ध हो सकती है जब उसके साथ साथ उसकी उपभाषा यानी बोलियों का भी समग्र रूप से विकास किया जाए। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं पाठ परिचय यहाँ पर शुरू हो गया है। फणीश्वर नाथ रेणु की एक प्रतिनिधि कहानी यहाँ पर ली गई है, पहलवान की ढोलक। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। उनकी विशेषता क्या, संघर्ष से भरा जीवन था, तो जुझारू प्रवृत्ति थी, किसी भी चीज पे हार मानने को, मतलब घुटने टेकने को तैयार नहीं होते, तो वही सारी चीजें भी यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है, ठीक है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल और संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों में परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत कहीं और दुर्लभ है, मतलब इतना सटीक और इतना सजीव चित्रण किया है, ऐसा लगता है मानो हम पात्रों को सामने ही देख रहे हैं। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है, यानी उनकी जब कहानियां पढ़ते हो ना, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी कहानियों में एक लय, आपको एक सुरताल मिलेगा। यहाँ पर जो पहलवान की ढोलक है उसमें उन्होंने ये लयताल लाए हैं ढोलक की आवाज से, ठीक है। तो ढोलक की उठती गिरती आवाज पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा ही सामंजस्य दुर्लभ है। ऐसा लगता है जो ढोलक की आवाज है वो कहीं ना कहीं उसे मजबूती प्रदान कर रही है, उसे सहारा दे रही है। जिस तरह से संगीत हमारे मन को संभालता है, उस प्रकार से ढोलक की आवाज उस पहलवान को संभालती। इन विशेषताओं के साथ रेणु की ये कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की भी कहानी है, यानी जैसे ही व्यवस्थाएं बदलती हैं, ठीक है। अंग्रेज सरकार थी तब तक व्यवस्थाएं कुछ और थी, जैसे ही भारत आजाद हुआ व्यवस्थाएं, सरकार बदली, व्यवस्थाएं बदली, तो उसमें कई चीजें अनदेखी हो जाती। जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज अनदेखी हो जाती है। तो यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, जो राजा साहब थे और फिर उनका जो पुत्र आया, उन दोनों की सोच में बहुत ज्यादा अंतर था, उन दोनों की क्रियाकलापों में बहुत ज्यादा अंतर था, दोनों की अपने अपने थॉट्स थे, ठीक है। तो उन विचारों के कारण क्या हुआ है, पहलवान को परेशानी हो जाती है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन ही नहीं है, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था से पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एक नई व्यवस्था आरोपित हो जाने। जो सभ्यता से जो चीजें चली आ रही है, संस्कृति से जो चीजें चली आ रही हैं, जैसा रिवाज चला आ रहा है, उसको पूरी तरह से चेंज कर देता है, ठीक है। नई सत्ता आ जाती है, नया परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या, बहुत अच्छी लाइन है। यह भारत पर, मतलब भारत की जो संस्कृति थी ना, उस पर क्या हो गया, आधुनिकता का जमाव हो गया।
जो लुट्टन पहलवान को लोक कराल के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाले गांव के जीवन में ला देती है। जहां पहले राजा साहब के आश्रम में वो ऐशो आराम से रह रहा था, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मस्त खाता था, घूमता था, फिरता था, उसके बच्चे भी पहलवान बन गए थे, पूरा खर्चा राजा साहब के वहां से उठाता था। जैसे ही नए राजा आए, नया राजकुमार आया, उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, बर्बादी है, क्योंकि उसे कुश्ती में इंटरेस्ट नहीं था, उसके अपने शौक, उसके अपने वो थे, ठीक है। तो उसने सब चीजें बंद कर दी कि भाई बेकार है, इनको फेंको बाहर। तो अब उसके पेट भरने के भी लाले हो गए, तो वापस गाँव आ जाता है जहां उसे कमाना है, खाना है वापस से, क्योंकि वहां तो अब दंगल हो नहीं रहे हैं और कुश्ती में इतना मिल नहीं रहा है, ठीक है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती, भाई पेट भरने की समस्या पहले आगे आ गई ना, वहां तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है, पहलवानी करनी थी या खाना था। लेकिन यहाँ तो पेट भरने की समस्या है, जब पेट ही नहीं भरा तो पहलवानी कहाँ से करेंगे। पहलवान जीवन झोल के बोल में अपने आप को सिर्फ जिलाए नहीं रखता, बल्कि भूख महामारी से दम तोड़ रहे गांव को भी मौत से लड़ने की ताकत देता है। अब वो क्या करता है, उसके पास एक ही शौक होता है, वो ढोलक, क्योंकि ढोलक में उसने अपने सुरताल ढूंढे थे, अपनी हिम्मत ढूंढी थी, वो ढोलक को ही रात पर बजाता था, आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और इस कारण वो खुद को ही नहीं सांत्वना देता था, खुद के अंदर हिम्मत नहीं बढ़ता था, बल्कि पूरे गाँव में हिम्मत बढ़ता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदलते हैं, यानी धीरे धीरे उसकी भी शक्ति कम होने लगती है, उसके बच्चे मर जाते हैं, परिवार खत्म हो जाता है, वो खुद अंदर से खोखला हो जाता है, ठीक है। तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है जब वो ऐसे मर जाता है, कि मतलब कुछ तो होना चाहिए ना लोक कलाकारों के लिए, कहाँ वो इतना बड़ा था और कहाँ सब चीजें खत्म हो जाती है। अब इस संदर्भ में मैं आपको बताऊँ, सुल्तान मूवी का ही एक आप वो ले सकते हो। सलमान खान भाई नेशनल अवार्ड जीता होता है, ठीक है, वो जीता होता है, वहां पर उसको स्वर्ण पदक मिला होता है। यही सेम चीज मैंने उसमें भी देखी थी, आमिर खान की दंगल में, ठीक है। सब लोग गोल्ड मेडल विनर होते हैं, ठीक है। अब गोल्ड चूंकि उनके पास नहीं है, तो अब वो पहलवानी करने के लिए उनको क्या चाहिए, सिर्फ रिसोर्सेज चाहिए, साधन चाहिए, पैसा चाहिए। अगर सरकार उन्हें मुहैया नहीं करवाएगी, सरकार उन्हें उपलब्ध नहीं करवाएगी, तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें पैसा कमाने के लिए वो पहलवानी का शौक छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सुल्तान के पास तो खैर दूसरा रीजन था कि भाई पत्नी का झगड़ा, उसके कारण से उसने पहलवानी छोड़ दी थी, लेकिन उसके कारण उसको जो नौकरी मिली वो कर तो रहा था ना, जीवन पेट पालने के लिए उसको कुछ तो करना ही था, ठीक है। जब बाद में उसको एक कंपनी हायर कर लेती है, उसका सारा खर्चा उठाया जाने लगता है, तब फिर वो पहलवानी शुरू करता है। और दंगल में भी वो अपनी बेटियों को बनाता है, खेती बाड़ी कर रहे हैं महावीर जी, ठीक है, वो अपनी बेटियों को बनाते हैं। अब बेटियों को अगर रिसोर्सेज मिलते रहेंगे, चीजें चलती रहेंगी आगे, तो वो आगे से आगे करती रहेंगी। तो वो सवाल यहाँ पर लुट्टन छोड़ जाता है कि भाई अगर ऐसा नहीं होता है, परिवर्तन हो जाते हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है और नई व्यवस्था की है, ये कोई जरूरी नहीं कि पुरानी व्यवस्था की, नई व्यवस्था में भी ये सब पोले हो सकती है। क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी, यानी व्यवस्था करने वाला अगर हमारे साथ नहीं है तो हमारी कला मर जाएगी। कई जगह पे ये चीज है, कई जगह पे कई कलाएं जो खत्म हो गई, जिनको संरक्षण नहीं मिला है, ठीक है। उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है। मनुष्य के साधन और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है, अब हम इसमें क्या अपना रोल अदा कर सकते हैं, उसके लिए वो प्रश्न उठाता है। निश्चय की यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है, ठीक है। पाठ अच्छा है, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले एक इसका समरी है, पढ़ लीजिएगा, चैप्टर की समरी है। इसको आप पॉज कीजिएगा वीडियो को, पूरा आप जूम आउट करके देख सकते हैं। मैंने पूरा बोर्ड आपके लिए, पूरा कैमरा आपके लिए छोड़ दिया है, आप इसको देख सकते हैं। पाठ परिचय की अगर बात है कि भाई इस पाठ का मूल संदेश क्या है, इस पाठ का मूल भाव क्या है, तो आप ये यहाँ पर आप बता सकते हैं। ये समरी है इस पूरे चैप्टर की, किसकी, पहलवान की, ढोलक की। आप इसको पढ़ सकते हैं। कुछ प्रश्न जो हम यहाँ करना चाह रहे हैं, कुछ प्रश्न करते हैं, चलो ठीक है। किससे रिलेटेड, फणीश्वर नाथ रेणु से रिलेटेड, लेखक से रिलेटेड हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं यहाँ पे। कम जन्म किस राज्य में हुआ है, बिहार, ठीक है, बट ऑब्वियस। फणीश्वर नाथ रेणु को किस विधा के लिए जाना जाता है, उपन्यास और कहानी, क्योंकि ना तो इन्होंने खंड काव्य लिखा है, ना नाटक लिखा है, ना महाकाव्य लिखा है, उन्होंने गद्य वो पद्य तो लिखा ही नहीं है, गद्य लिखा है, ठीक है, उपन्यास और कहानी। आंचलिक उपन्यासकार और कथाकार यानी कहानीकार। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास कौन सा, मैलांचल, बट ऑब्वियस 1954 में जो 1954 में जो प्रकाशित हुआ।
मैलांचल उपन्यास का मुख्य विवरण क्या है? अब देखो, ये मुख्य विवरण ग्रामीण जीवन और अंचल की समस्या है, क्योंकि उन्होंने इसी को मुखरित किया है इसमें। इसी के बाद से इस तरफ लोगों का ध्यान जाने लगा। इनका जन्म कब हुआ? 1921 में। ठीक है। फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी पर फिल्म बनी है? ये तो मुझे भी नहीं पता। तीसरी कसम। ओके, चलो गुड, नई चीज पता चले। फणीश्वरनाथ रेणु को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये पुरस्कार उसमें नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। आप ये लाइन ऐड कर सकते हैं, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1977 में, हम जानते हैं। ठीक है। रेणु जी के साहित्य पर किस आंदोलन का प्रभाव देखा गया है? आंचलिकतावाद, क्योंकि आंचलिक उससे ही जुड़े हुए हैं। उनकी कौन सी रचना नेपाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है? जुलूस। वाह, अच्छी चीज है ये भी। गुड। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आप इनको देख सकते हैं। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब, ताकि हम आपसे जुड़े रहे हैं। मैं आपकी मेंटर पूजा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बने रहने के लिए फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।